हेलो, दिस इज़ द न्यू लेक्चर ऑफ द आरसीसी। इसमें हम लोग कॉलम के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कॉलम क्या होता है। कॉलम इज़ ए कंप्रेशन मेंबर। इसमें जो लोड अप्लाई होता है वो पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द कॉलम होता है। ये कॉलम है, ये इस कॉलम की एक्सिस। तो जो लोड अप्लाई होता है वो हमेशा इस एक्सिस के पैरेलल में अप्लाई होता है। नेक्स्ट है स्ट्रट। तो स्ट्रट जो होता है, स्ट्रट इज़ ए ट्रस मेंबर। स्ट्रट में जो लोड अप्लाई होता है वो इंक्लाइंड भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। और स्ट्रट कंप्रेशन मेंबर भी हो सकता है और स्ट्रट टेंशन मेंबर भी हो सकता है। नेक्स्ट है स्लेंडरनेस रेशियो डेल्टा। स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है वो होता है एल इफेक्टिव अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन। एल इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है वो जो होती है कि मतलब लोड अप्लाई होने पे किस तरह की सपोर्ट कंडीशंस हैं कॉलम पे। तो उस हिसाब से जो अलग अलग सपोर्ट कंडीशंस के लिए अलग अलग इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम निकलती है कि मतलब उस सपोर्ट कंडीशन की वजह से लोड लगने पर कॉलम का कितना पार्ट एक्टिव हो रहा है, कहाँ पे किस तरह से बकलिंग वगैरह हो सकती है, कॉलम किस तरह से डिफ्लेक्ट हो सकता है, उस हिसाब से हम लोग एल इफेक्टिव कैलकुलेट करते हैं। इसकी वैल्यूज़ हमें कोड में दी जाती हैं। और जो लीस्ट लेटरल डायमेंशन का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रेक्टेंगुलर कॉलम है जिसकी जो डायमेंशन है इसकी बी है, इसकी डी है, और सपोज़ करिए b इज़ स्मॉलर दैन d। तो जो यहाँ पे लीस्ट लेटरल डायमेंशन हुई वो b हुई। और सर्कुलर कॉलम में जो डायमेंशन होती है वो डायमीटर d होता है, तो इसमें हमेशा डायमेंशन d रखी जाएगी। नेक्स्ट होता है पेडेस्टल वो होते हैं नॉर्मली, पेडेस्टल बहुत छोटी हाइट के कॉलम होते हैं। इनको नॉर्मली स्टैचू वगैरह रखने के लिए काम में लिया जाता है। इनके जो सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू होती है वो 3 से कम होती है। शॉर्ट कॉलम के सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 3 और 12 के बीच में होती है। जो लॉन्ग कॉलम होता है उसके सिलेंडरनेस रेशियो की वैल्यू 12 से 60 के बीच में आती है। जो पेडेस्टल और शॉर्ट कॉलम होते हैं वो नॉर्मली मटेरियल की क्रशिंग की वजह से फेलियर करते हैं, मतलब उन पे लोड इतना आ जाता है कि उनमें जो कंक्रीट होता है वो क्रश कर जाता है। लेकिन जो लॉन्ग कॉलम होता है वो बकलिंग की वजह से फेल करता है कि मतलब उस पर इतना लोड आ जाएगा कि वो मुड़ के टूट जाएगा। उस पर मतलब उसकी कंक्रीट तो अभी इतनी मजबूत है कि वो लोड ले सकती है, लेकिन वो बेंडिंग हो जाती है उसकी किसी एक्स या वाई डायरेक्शन में। नेक्स्ट हम लोग इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम के बारे में देख लेते हैं। पहला केस है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स। ये फिक्स्ड बीम की तरह बिहेव करता है। इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ होती है 0.50 L, लेकिन इसकी रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ होती है 0.65 L। नेक्स्ट केस है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड बट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड। मतलब एक पॉइंट पे तो फिक्स है लेकिन दूसरे पॉइंट पे हिंज्ड है, तो इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ होती है 0.70 L, जबकि रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ है 0.80 L। नेक्स्ट केस है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट एनी एंड। इसमें मतलब दोनों एंड पर हिंज्ड हो जाता है, तो इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ होती है 1L और रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ भी इसकी होती है 1L। नेक्स्ट है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड बट ऑन अदर एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड एट पोजीशन। तो इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ हो जाती है 1L, लेकिन इसकी रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ होती है 1.20 L। नेक्स्ट है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन इन वन एंड एट अदर एंड पार्सली रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। इसकी इफेक्टिव लेंथ, थ्योरेटिकल इफेक्टिव लेंथ तो कुछ नहीं दी गई है, लेकिन इसके लिए जो रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ है वो है 1.50 L। नेक्स्ट है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट वन एंड बट नॉट रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन और एट अदर एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ दी है 2L और इसकी रिकमेंडेड वैल्यू भी 2L है। नेक्स्ट है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन नॉर रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट अदर एंड। इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू 2L है और इसकी रिकमेंडेड वैल्यू भी 2L ही है। नेक्स्ट है जम्पसन्स। तो इसमें पहला जम्पसन ये है, द प्लेन सेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन रिमेन्स प्लेन इवन आफ्टर द बेंडिंग। मतलब इसमें भी जो स्ट्रेन वेरिएशन हो रहा है वो लीनियर है, इसमें जैसे बीम में हम लोगों ने देखा था। नेक्स्ट है स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंक्रीट इज एज्यूम्ड टू बी पैराबोलिक। द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस इज इक्वल टू द 0.67 FC के डिवाइड बाई 1.5 और 0.446 FC के। इसका ये मतलब है कि जो हम लोगों ने जैसे जो बीम में जो कंप्रेसिव स्ट्रेस का वेरिएशन देखा था वो पहले पैराबोलिक था और 0.002 की स्ट्रेन के बाद वो रेक्टेंगुलर हो जाता था या लीनियर हो जाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें हम लोग मैक्सिमम 0.002 की स्ट्रेन तक जो स्ट्रेस का वेरिएशन देखते हैं वो पैराबोलिक ही होता है और उसकी मैक्सिमम वैल्यू 0.446 FC के होती है और उस स्ट्रेन की वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन जो होती है वो होती है 0.002। नेक्स्ट है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज इग्नोर्ड।
फिर उसके बाद है द स्ट्रेस इन रीइंफोर्समेंट डिराइव्ड फ्रॉम द रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर द टाइप ऑफ स्टील यूज्ड। मतलब अगर हमें रीइंफोर्समेंट में जो हमें स्ट्रेस निकालनी है तो उसके लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है हम लोग उस पर्टिकुलर स्टील के उस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से हम लोग उसमें स्ट्रेस निकाल सकते हैं, जैसे ये है। नेक्स्ट एजम्पशन है द मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन एक्सियल कंप्रेशन इज इक्वल टू 0.002। एक्सियल कंप्रेशन का ये मतलब है कि हमारे पास ये कॉलम है, ये इसकी एक्सिस है, तो इस पर जो लोड लग रहा है P वो इसकी इसी एक्सिस पर ठीक लग रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इस पर सिर्फ कंप्रेशन आ रहा है और कोई टेंशन इस पर क्रिएट ही नहीं हो पा रही है। तो इस केस में जो मैक्सिमम स्ट्रेन होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेन होती है, वो होती है 0.002। नेक्स्ट है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन एट हाईली कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर। तो इसमें दो केसेस बनते हैं। पहला है सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग बट नो टेंशन ऑन द सेक्शन। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए ये हमारे पास सेक्शन है, उसने पहले बोला एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग। एक्सियल कंप्रेशन कैसे, मतलब जो हमारे पास लोड एक्ट हो रहा है अब की बार वो एक्सिस से थोड़ा सा अलग हो रहा है, वो ई इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, वो अब की बार सिमेट्रिक सेक्शन पे नहीं लग रहा है, वो थोड़ा सा उस सेक्शन से अलग लग रहा है जहाँ पे जिसकी इसेंट्रिसिटी ई है। ठीक, तो अब इस लोड की वजह से क्या होगा, इस लोड की वजह से एक तो कंप्रेशन आएगा और दूसरा चूंकि ये इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, ई की इसेंट्रिसिटी पे लग रहा है, तो यहाँ पे मूवमेंट पी ई आ जाएगा, तो इसकी वजह से बेंडिंग भी आएगी। तो पहला सेक्शन क्या कह रहा है कि वो इस तरह से लग रहा है कि एक्सियल कंप्रेशन और बेंडिंग तो हो रही है पर सेक्शन में कोई भी टेंशन नहीं आ रही। तो जो स्ट्रेन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हो जाती है 0.0035 माइनस 0.75 एप्सिलॉन मिनिमम। एप्सिलॉन मिनिमम होता है स्ट्रेन एट लीस्ट कंप्रेस्ड एक्सट्रीम फाइबर, मतलब जो सबसे कम फाइबर जो वो हुआ है कंप्रेस्ड हुआ है उस पर जो स्ट्रेन आई वो। नेक्स्ट है सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन एंड बेंडिंग एंड सेक्शन इज इन टेंशन। तो एप्सिलॉन मैक्स जो होता है वो हो जाता है 0.0035, मतलब अब उस पर एक्सियल कंप्रेशन भी हो रहा है, बेंडिंग भी हो रहा है, और उस बेंडिंग की वजह से जो सेक्शन में हमारी टेंशन भी आ रही है, तो वहाँ पे जो स्ट्रेन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 0.0035। देखिए फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला था एक्सियल कंप्रेशन, तो वहाँ पे स्ट्रेन थी 0.002। फिर आया कि जो लोड लग रहा है उसकी वजह से एक्सियल कंप्रेशन और बेंडिंग तो हो रही है पर टेंशन नहीं है, तो वहाँ थी एप्सिलॉन मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.0035 माइनस 0.75 एप्सिलॉन मिनिमम। और तीसरा था कि एक्सियल कंप्रेशन और बेंडिंग हो रही है और स्ट्रेन इजंट और सेक्शन में टेंशन भी आ रही है, तो स्ट्रेन जो थी वो 0.0035 थी। नेक्स्ट है जब मान लीजिए हमारे कॉलम पे पी लोड लग रहा है ई की सेंट्रिसिटी पे, तो उसमें स्ट्रेस कैसे जनरेट होंगी। तो ये जैसे मान लीजिए हमारा लोड लग रहा था तो हम इसको इधर एक्सिस पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये लोड हो जाएगा एक्सिस पे शिफ्ट, और जो मोमेंट लगेगा वो लगेगा पी ई का। तो इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से जो हमारे कॉलम पे स्ट्रेस आएगी वो किस तरह से आएगी, सिग्मा इक्वल टू पी अपॉन ए जो होगी डायरेक्ट स्ट्रेस, और प्लस माइनस एम बाई जेड ये होगी बेंडिंग स्ट्रेस। इसका नेचर तो हमेशा कंप्रेसिव रहेगा, इसका नेचर कॉलम में कंप्रेसिव भी हो सकता है और टेंसाइल भी हो सकता है। तो जब ये कंप्रेसिव नेचर की होगी एम बाई जेड तो हो जाएगा सिग्मा मैक्स इक्वल टू पी अपॉन ए प्लस एम बाई जेड, और जब ये बेंडिंग स्ट्रेस नेगेटिव नेचर की होगी या टेंसाइल नेचर की होगी तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा मैन इक्वल टू पी अपॉन ए माइनस एम बाई जेड जो टेंशन में आ जाएगा। ये ऐसा इसलिए होगा कि मान लीजिए पी लोड हमारा यहाँ लग रहा है, ये तो हमेशा कंप्रेसिव नेचर देगा, लेकिन जो पी ई ये जो जिसकी वजह से बेंडिंग स्ट्रेस आ रही है ये इस सेक्शन पे तो कंप्रेसिव नेचर देगा, क्योंकि ये ऐसे लग रहा है तो ये इस सेक्शन पे तो कंप्रेसिव नेचर देगा, लेकिन ये हमारे कॉलम के इस सेक्शन के लिए टेंसाइल नेचर देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सिग्मा मैक्स, तो यहाँ पे सिग्मा मैक्स हो जाएगा पी अपॉन ए प्लस एम बाई जेड और सिग्मा मैन हो जाएगा पी अपॉन ए माइनस एम बाई जेड। अब एम बाई जेड की वैल्यू जब तक मान लीजिए, अब एम बाई जेड की वैल्यू जब पी अपॉन ए से छोटी होगी, जब एम बाई जेड की वैल्यू पी अपॉन ए से छोटी होगी तो हमारा क्या बनेगा सिग्मा मैक्स इक्वल टू पी अपॉन ए प्लस एम बाई जेड, और सिग्मा मेन हो जाएगा पी अपॉन ए माइनस एम बाई जेड। ठीक, जब पी अपॉन ए की वैल्यू एम बाई जेड के बराबर हो जाएगी तो सिग्मा मैक्स कितना हो जाएगा, सिग्मा मैक्स हो जाएगा पी अपॉन ए प्लस एम बाई जेड और सिग्मा मेन हो जाएगा 0। जब पी अपॉन ए की वैल्यू एम बाई जेड से छोटी हो जाएगी तो यहाँ टेंशन आ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा सिग्मा मैक्स इक्वल टू पी अपॉन ए प्लस एम बाई जेड, लेकिन यहाँ हो जाएगा पी अपॉन ए माइनस एम बाई जेड टेंशन में। तो जब तक पी एम अपॉन जेड की वैल्यू पी अपॉन ए से छोटी या उसके बराबर रहेगी तब तक हमारे सेक्शन में नो टेंशन होगी, लेकिन जब एम अपॉन जेड की वैल्यू पी अपॉन ए से बड़ी हो जाएगी तब हमारे सेक्शन में टेंशन आ जाएगी।
इस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। जैसे सिग्मा मैक्स इज इक्वल टू पी अपॉन ए प्लस एम बाई जेड कंप्रेशन में था, सिग्मा मिन इज इक्वल टू पी अपॉन ए माइनस एम बाई जेड टेंशन साइड में था। तो जैसे मतलब मान लीजिए हमारे पास पी अपॉन ए की वैल्यू 8 है, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस की वैल्यू 8 दी है, बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू 6 दी है। तो सिग्मा मैक्स कितना हो जाएगा 14, सिग्मा मिन कितना हो जाएगा 2। इसका कर्व कैसा बनेगा, सिग्मा मिन 2 सिग्मा मैक्स 14, तो इसका कर्व ऐसा बनेगा। नेक्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेस की 8 है, बेंडिंग स्ट्रेस की 8 है, तो सिग्मा मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, लेकिन सिग्मा मिन कितना हो जाएगा 0। तो ये इस तरह का ट्रायंगल बनेगा मान लीजिए। लेकिन अब क्या हुआ कि हमारे पास बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू तो हो गई 8, लेकिन लेकिन मान लीजिए अब क्या हुआ, हमारे पास डायरेक्ट स्ट्रेस की तो वैल्यू हो गई 8, लेकिन बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू हो गई 10। तो सिग्मा मैक्स तो कितना बनेगा 18, लेकिन सिग्मा मिन कितना बनेगा -2। तो ये हो जाएगा इस तरह से, यहाँ पे हो जाएगा 18 और यहाँ हो जाएगा -2। ये हो जाएगा प्लस का कंप्रेशन में, ये हो जाएगा माइनस का टेंशन में। नेक्स्ट है मिनिमम इसेंट्रिसिटी। हम जब भी कॉलम को डिज़ाइन करते हैं तो उसको मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिज़ाइन किया जाता है। मिनिमम इसेंट्रिसिटी इसलिए प्रोवाइड करते हैं क्योंकि जब भी हम कॉलम डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ इसेंट्रिसिटी अपने आप आ जाती है लोड प्लेसिंग के टाइम पे। ऐसा इस वजह से हो सकता है क्योंकि मान लीजिए जब हमने डिज़ाइन कर रहे थे कॉलम को, तब हमने जो लेटरल लोड्स आ सकते थे वो कंसीडर नहीं किए थे, या लाइव लोड का प्लेसमेंट हमने कंसीडर नहीं किया था। और लाइव लोड तो कम उस पर बीम पे कहीं पे भी कैसे भी रखे जा सकते हैं, तो उसका जो ओवरऑल इफेक्ट कॉलम पे आ सकता है वो लेटरल लोड्स के फॉर्म में भी आ सकता है, या फिर एक्सीडेंटल लेटरल या इसेंट्रिक लोड की वजह से कुछ ना कुछ इसेंट्रिसिटी आ सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि हम लोग जब बीम कॉलम पे प्लेस करें तो वो मिसअलाइन हो जाए, या फिर सिलेंडरनेस इफेक्ट जो है उसमें डिज़ाइन में वो अंडर एस्टिमेटेड हो जाए। तो इसीलिए हम लोग जब कॉलम डिज़ाइन करते हैं तो उसको कुछ ना कुछ मिनिमम इसेंट्रिसिटी के लिए डिज़ाइन करते ही हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि हम लोग मिनिमम इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड कितनी करते हैं। तो अगर हमारे पास मान लीजिए रेक्टेंगुलर कॉलम है जिसकी एक डायमेंशन dy है और एक डायमेंशन dx है, या फिर हमारे पास सर्कुलर कॉलम है जिसका कि डाया d है, तो उसमें हम लोग जो मिनिमम इसेंट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं वो होती है x डायरेक्शन में, वो होती है L इफेक्टिव अपॉन 500 प्लस dx बाई 30 और 20 mm में से जो मैक्सिमम आए, और EY मिनिमम में होती है L इफेक्टिव अपॉन 500 प्लस dy अपॉन 30 और 20 mm में से जो बढ़िया है। और EY और EX मिनिमम की वैल्यू 0.005 dy या dx से स्मॉल होनी चाहिए। फॉर नॉन रेक्टेंगुलर और नॉन सर्कुलर कॉलम सेक्शन के लिए ई मिनिमम जो होता है वो L इफेक्टिव अपॉन 300 या 20 mm में से जो बढ़ाएगा उसके बराबर रखी जाती है। नेक्स्ट है एक्सियली लोडेड कॉलम, जिसमें अल्टीमेट लोड PU इज इक्वल टू PC प्लस PS। PS होता है लोड ऑन कंक्रीट और PS होता है लोड ऑन स्टील। मतलब अल्टीमेट लोड का कितना पार्ट कंक्रीट ने शेयर किया और अल्टीमेट लोड का कितना पार्ट PS ने शेयर किया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रेस इन कंक्रीट पार्ट इनटू एरिया ऑफ कंक्रीट पार्ट प्लस स्ट्रेस इन स्टील पार्ट इनटू एरिया ऑफ स्टील पार्ट। नेक्स्ट है, अगर हम लोगों को परफेक्टली एक्सियली लोडेड कॉलम दिया है जिस पे इसेंट्रिसिटी नहीं लग रही है, तो जो अल्टीमेट लोड की वैल्यू निकलती है वो निकलती है 0.45 FCK इंटू AC प्लस FSC इंटू ASC, जहाँ पे FSC की वैल्यू होती है 0.87 FY FE 250 के लिए, और HY/SD बार मतलब FE 415 और FE 500 के लिए 0.7 FY होती है। नेक्स्ट है अल्टीमेट लोड ऑन एक्सियली लोडेड कॉलम व्हेन इसेंट्रिसिटी इज कंसीडर्ड। तो अल्टीमेट लोड ऑन एक्सियली लोडेड कॉलम हो जाएगा PU इक्वल टू 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। ये यहाँ पे हम लोगों ने, जैसे हम लोगों ने पिछले फार्मूले में जब हम लोगों ने ये देखा कि जब इसेंट्रिसिटी नहीं थी तो हम लोगों ने 0.45 FCK लिया था और यहाँ पे 0.87 FY और 0.75 FY लिया था, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ये वैल्यूज़ कम क्यों कर दी? ये ऐसा इसलिए हुआ, ये हम लोगों ने ये फैक्टर इसलिए घटा दिया क्योंकि यहाँ पे इसेंट्रिसिटी लग रही है। इसेंट्रिसिटी की वजह से जो मूवमेंट की कंडीशंस होंगी वो बढ़ जाएंगी। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा एरिया है वो बढ़ जाए और जो जिसकी वजह से जो मूवमेंट आ रहा है इसेंट्रिसिटी की वजह से, बेंडिंग स्ट्रेस आ रही है इसेंट्रिसिटी की वजह से, वो काउंटर एक्ट हो जाए। इसीलिए हम लोग यहाँ फैक्टर ऑफ सेफ्टी थोड़ा बढ़ा देते हैं, जिससे हम लोगों को एरिया ऑफ कॉन्क्रीट और एरिया ऑफ स्टील थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है फॉर द सेफ्टी रीजन्स। अब डिज़ाइन पर्पज़ के लिए जो हम लोगों को रेंज ऑफ ASC गिवन बाई कोड है वो होती है 0.8 से 6%, बट जनरली हम लोग ASC की वैल्यू 1 से 2% तक अडॉप्ट करते हैं। ग्रॉस एरिया ऑफ कॉलम इज इक्वल टू होता है ग्रॉस एरिया ऑफ कंक्रीट प्लस ग्रॉस एरिया ऑफ स्टील। तो ASC की वैल्यू मान लीजिए हम लोगों ने 2% अडॉप्ट की, तो ASC हो जाएगा 0.02 AG, AC हो जाएगा AG माइनस 0.02 AG इस फार्मूले से।
और यहाँ पे हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो AC हो जाएगा 0.98 AG। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोगों को लोड गिवन होगा डिज़ाइनिंग के लिए, तो हम इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ रख देंगे इस फॉर्मूले में। तो ये बन जाएगा अल्टीमेट लोड इज इक्वल टू 0.4 FCK इंटू 0.98 AG प्लस 0.67 FY इंटू 0.02 AG। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को कॉलम का ग्रॉस एरिया मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि हम लोगों को कॉलम का क्रॉस सेक्शन कैसा प्रोवाइड करवाना है। अगर वो हम लोगों को स्क्वायर कॉलम प्रोवाइड कराना है तो हम लोग उस ग्रॉस एरिया को एक्स स्क्वायर के बराबर करके एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम लोगों को सर्कुलर प्रोवाइड करना है तो हम लोग π/4 इंटू डी स्क्वायर करके डायमीटर निकाल लेंगे। अगर हम लोगों को रेक्टेंगुलर कॉलम प्रोवाइड कराना है तो b इंटू एल में हम लोग l की वैल्यू 3/2 इंटू बी रख के b की वैल्यू निकाल लेंगे और l की वैल्यू निकाल लेंगे। जनरली जो हम लोग कॉलम प्रोवाइड करते हैं, मोस्ट प्रिफर्ड जो कॉलम होता है वो सर्कुलर कॉलम होता है और जो लीस्ट प्रिफर्ड कॉलम होता है वो होता है रेक्टेंगुलर कॉलम। ऐसा इसलिए होता है कि जो रेक्टेंगुलर कॉलम होता है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन अलग होता है, जिससे एक्स और वाई डायरेक्शन में जो हमें कॉलम की स्ट्रेंथ मिलती है वो अलग अलग मिलती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा हम लोग सर्कुलर को प्रेफर करते हैं, फिर स्क्वायर को प्रेफर करते हैं और उसके बाद सबसे लीस्ट जो प्रेफरेबल होता है वो होता है रेक्टेंगुलर कॉलम। अगर मान लीजिए हमको क्वेश्चन में AG गिवन है, क्रॉस एरिया ऑफ कॉलम गिवन है, तो हम लोग PU इज इक्वल टू 0.4 FCK इंटू AG माइनस ASC प्लस 0.67 FY इंटू ASC करके हम लोग ASC की वैल्यू निकाल लेते हैं और हम लोग ये देखते हैं कि उस ASC की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच लाई कर रही है कि नहीं कर रही है। नेक्स्ट है हेलिकल रीइंफोर्समेंट या स्पाइरल रीइंफोर्समेंट। ये जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि हम लोगों को कॉलम में कन्फाइनमेंट अच्छा मिल सके। जैसे मान लीजिए हमारा ये कॉलम है, इसमें हम लोग हेलिकल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे इस तरह से इसका कन्फाइनमेंट अच्छा कर सके इस कॉलम का। जैसे हम लोग मटेरियल इसमें पोर करते हैं तो ये रीइंफोर्समेंट को अपनी जगह पे अच्छे से पकड़ लेता है। इस हेलिकल रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करने की वजह से हम लोगों को कॉलम में ट्राइएक्सियल स्ट्रेस का एक तरह से मिलता है। जैसे हम लोग सॉइल में करते थे ट्राइएक्सियल टेस्टिंग, तो उसमें एक अलग से एक सेल प्रेशर देते थे, उसी तरह यहाँ पे ये हेलिकल रीइंफोर्समेंट भी काम करता है। इस हेलिकल रीइंफोर्समेंट को प्रोवाइड करने की वजह से जो हमारे कॉलम की स्ट्रेंथ होती है वो 5% इंक्रीज़ कर जाती है। तो अब जो हमारा जो कॉलम होता है वो उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ बनती है वो बनती है PU इक्वल टू 1.05 इंटू स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम विद लेटरल टाइज। मतलब जो हमारा कॉलम लेटरल टाई के साथ स्ट्रेंथ दे रहा होता है उसका 5% हम लोग इंक्रीज़ कर देंगे, उसमें 1.05 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ हो जाएगी PU इक्वल टू 1.05 इंटू 0.4 FCK इंटू ASC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। ओके, नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस हैं तो हम लोग वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो कोडल प्रोविजन है वो कवर, तो मिनिमम क्लियर कवर टू द टाई बार या फिर स्पाइरल बार तक जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं वो होता है मैक्सिमम ऑफ 40 mm या फिर 5 मेन, मतलब जो मेन रीइंफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके डाया के बराबर। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसके बराबर हम लोग क्लियर कवर या फिर नॉमिनल कवर अपना प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर क्लियर कवर और नॉमिनल कवर दोनों सेम होते हैं। ये जो कवर होता है ये कवर सिर्फ इन्वायरमेंटल एक्सपोजर से कॉलम को नहीं बचाता, ये भी लोड भी बियर करता है कंप्रेशन की वजह से। इसीलिए यहाँ पे जो कवर का जो एरिया होता है, मतलब रीइंफोर्समेंट के बाद जो एरिया होता है कंक्रीट का, वो भी यहाँ पे कवर किया जाता है। इसीलिए नेक्स्ट है क्लियर कवर और नॉमिनल कवर दोनों सेम होते हैं। जो हमारा कवर होता है कॉलम में वो लोड बियर करता है। ये जो हम लोग कॉलम में कवर प्रोवाइड करते हैं ये सिर्फ इन कॉलम को इन्वायरमेंटल एक्सपोजर से बचाने के लिए नहीं करते हैं, ये लोड भी हमारा बियर करता है। जैसे हम लोग बीम में देखते थे, तो बीम में जैसे हम लोग यहाँ कवर प्रोवाइड करते थे तो इसके नीचे की जो कंक्रीट होती थी वो हम लोग निगलेक्ट कर देते थे और इफेक्टिव डेप्थ को ही कैलकुलेशंस में यूज़ करते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें यहाँ पे कॉलम्स में रीइंफोर्समेंट के बाद जो कवर प्रोवाइड किया जाता है उस एरिया को भी एनालिसिस में काउंट किया जाता है, क्योंकि ये कंप्रेशन में कॉलम होता है और ये जो ओवरऑल एरिया होता है ये कंप्रेशन को काउंटरैक्ट करने में कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट होता है, कहते हैं अगर कॉलम की डायमेंशन 200 mm से कम है और जो 5 मेन इन्फोर्समेंट है उसकी वैल्यू 12 mm से कम है तो मिनिमम कवर 25 mm होता है। अगर मॉइस्चर और फायर की प्रोबेबिलिटी है तो मिनिमम कवर 50 mm होता है। अगर हम लोग डिफरेंट डाया ऑफ बार्स यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारा कवर कैलकुलेट करने के लिए जो हम बार को अगर हम लोग डिफरेंट बार्स ऑफ डाया यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग कवर कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम डाया वाली बार को कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है रीइंफोर्समेंट में जो रीइंफोर्समेंट की मिनिमम वैल्यू होती है वो 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया होती है और रीइंफोर्समेंट की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो 6% ऑफ ग्रॉस एरिया होती है।
नेक्स्ट है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग हम लोग तब करते हैं जब हम लोगों को हमारे रीइंफोर्समेंट की लेंथ बढ़ानी होती है मेंबर में। तो कोड ये बोलता है कि हम लोग स्प्लाइसिंग में जो एरिया प्रोवाइड करेंगे वो 8% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये 8% 4% 4% में डिवाइड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक बार ऊपर से आ रही है और एक ये बार नीचे से आ रही है, तो हम लोग इस तरह से प्रोग्रेस स्प्लाइसिंग देंगे कि 4% एरिया इस बार का और 4% एरिया इस बार का ओवरलैप करे, जिससे यहाँ पे जो ओवरऑल ASC जो बने वो 8% से ज़्यादा नहीं बने। नेक्स्ट कोड बोलता है कि स्प्लाइसिंग सिर्फ हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं जब हम लोगों की बार का डाया 36 mm से कम होगा। अगर 36 mm से ज़्यादा की बार हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हम लोगों को वहाँ वेल्डिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट चीज़ कोड ये बोलता है कि अगर हम लोग रेक्टेंगुलर या ऑक्टागोनल टाइप में अगर हम लोग कोई कॉलम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस कॉलम में हर कोने पर उसके हमें रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे अगर ये रेक्टेंगुलर है तो इसके हर कोने पे हमने किया है, अगर ये ऑक्टागोनल है हम लोगों ने इसके हर कोने पर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट चीज़ कोड बोलता है कि सर्कुलर कॉलम में मिनिमम 6 बार प्रोवाइड हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ कोड बोलता है डाया ऑफ मेन बार शुड बी लाई बिटवीन 12 mm to 50 mm, मतलब मिनिमम बार ऑफ डाया जो हम लोग यूज़ करेंगे कॉलम में वो 12 mm की यूज़ करेंगे, और जो मैक्सिमम बार ऑफ डाया यूज़ करेंगे वो हम लोग 50 mm की यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चीज़ बोलता है जो क्लियर कवर है कॉलम का वो 75 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो मैक्सिमम स्पेसिंग हम लोग कॉलम में प्रोवाइड करवा सकते हैं रॉड के बीच में वो 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है ट्रांसवर्स इन्फोर्समेंट या टाई बार के बारे में प्रोविजंस। तो जो हमारा टाई बार जो हम लोग यूज़ करते हैं उसका डाया शुड बी इक्वल टू द मैक्सिमम ऑफ 5 मेन बाई 4 या 6 mm, और जो इसकी स्पेसिंग होती है शुड बी इक्वल टू द मिनिमम ऑफ 16 टाइम्स ऑफ 5 मेन बार और 300 mm और मिनिमम लेटरल डायमेंशन। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कॉलम है जिसकी की डायमेंशन 200 × 300 mm है, और जो हम लोग इसमें बार यूज़ कर रहे हैं उसका डाया 20 mm है। तो जो हम लोग स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे तो मान लीजिए पहली चीज़ हो जाएगी 16 × 20, तो ये हो जाएगी 320। नेक्स्ट चीज़ हो जाएगी 300 mm, और मिनिमम लेटरल डायमेंशन क्या हो जाएगी 200 mm। तो इसमें मिनिमम क्या होगा 200, तो यहाँ हम लोग जो स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे वो हो जाएगी 200 mm की। अगर मान लीजिए हम लोग इस कॉलम में डिफरेंट बार्स ऑफ डाया यूज़ करते हैं, मान लीजिए हम लोगों ने एक बार यूज़ की 20 mm की और एक बार यूज़ की 16 mm की, तो यहाँ स्पेसिंग कैलकुलेट करने के लिए जो 5 मेन की वैल्यू होगी वो हम लोग 16 लेंगे ना कि 20, और उस 16 के उस पर जो हमारी वैल्यूज़ आएंगी उसमें कंपैरिजन करके हम लोग उसी हिसाब से स्पेसिंग देंगे। मान लीजिए यहाँ 16 है तो 16 × 16 256 हो जाएगा 300, और मिनिमम लेटरल डायमेंशन हो जाएगी 200। तो यहाँ पर भी जो हम लोग स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे वो 200 mm की प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए जैसे 16 × 16 ये हो जाएगी 256, नेक्स्ट हो जाएगा 300 mm, और मिनिमम लेटरल डायमेंशन क्या हो जाएगी 200 mm। तो इसका मिनिमम इसमें क्या निकला 200 mm इस कॉलम के लिए। तो यहाँ पे जो हम लोग स्पेसिंग प्रोवाइड करेंगे वो हम लोग 200 mm की प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ कॉलम फॉर यूनिएक्सियल बेंडिंग। यूनिएक्सियल बेंडिंग के लिए जब हम लोग कॉलम को डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग जो ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसमें टाई की जगह हेलिकल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। उस हेलिकल रीइंफोर्समेंट का जो डाया होता है वो हम लोग उसी तरह डिसाइड करते हैं जैसे हम लोगों ने टाई बार का डाया डिसाइड किया था, जिसका कि तरीका होता है 5 मेन बाई 4 या 6 mm में से जो बड़ा हो। नेक्स्ट होता है हम लोग इसमें पिच प्रोवाइड करते हैं। पिच होता है स्पेसिंग बिटवीन द 2 रिंग्स ऑफ द हेलिकल रीइंफोर्समेंट। जैसे मान लीजिए ये हमारा हेलिकल रीइंफोर्समेंट कॉलम के अंदर है, तो इस रिंग के बीच में और इस रिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होती है हमारी पिच। फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला हमें गिवन होता है वो होता है 0.36 × Ag/A core -1 × FCK/Fy शुड बी स्मॉलर देन और इक्वल देन द वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कोर, जहाँ पे ग्रॉस एरिया जो होता है वो होता है π/4 × d², वेयर d इक्वल टू डाया ऑफ द कॉलम। अब इस फॉर्मूले में जो हम लोगों को हेलिकल रीइंफोर्समेंट का डाया और वॉल्यूम, हेलिकल रीइंफोर्समेंट का वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ कोर निकालने के लिए जो तरीका है वो देखते हैं। जैसे अब जो हमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं वॉल्यूम ऑफ कोर कैसे निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोर निकालने के लिए जैसे हमारे पास ये हमारा एक कॉलम का सेक्शन है, ये हम लोगों ने हेलिकल रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किया है, ये हमारा मेन रीइंफोर्समेंट है, ये हो गया डायमीटर ऑफ कोर, ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है हमारी क्लियर कवर दोनों साइड। तो जो हमारा डायमीटर ऑफ कोर होता है वो होता है ओवरऑल डाया -2 टाइम्स ऑफ द क्लियर कवर, d × 2 टाइम्स ऑफ द क्लियर कवर। तो एरिया ऑफ द कोर क्या हो जाएगा π/4 × d कोर का होल स्क्वायर।
एक पिच लेंथ के लिए जो हमारा कॉलम का लेंथ होता है वो हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोर के लिए ले लेते हैं। तो एरिया ऑफ कोर, वॉल्यूम ऑफ कोर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कोर इंटू हाइट ऑफ कोर। हाइट ऑफ कोर क्या हो जाएगा, एक पिच लेंथ के लिए हम लोग ले रहे हैं तो वो हो जाएगा 1p, और एरिया ऑफ कोर π/4 इंटू DC²। इन वन पिच वन रिवोल्यूशन इज कंप्लीट। तो हम लोग इस फॉर्मूले को यहाँ रख देंगे। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ हेलिकल इन्फोर्समेंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। वॉल्यूम हेलिकल रिइंफोर्समेंट देखने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये बार जो वो है जो हम लोगों ने जिसका हेलिकल रिइंफोर्समेंट बनाया है, जिसका कि डाया है 5t। इसका जो लेंथ निकालने का क्या तरीका होगा कि जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एक पिच लेंथ के लिए एक रिंग बनाई है, ये इसका डायमीटर क्या हो जाएगा इस रिंग का DC, और इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा पाई इंटू DC माइनस 5t। हम लोग पेरीमीटर निकालने के लिए क्या करेंगे कि मतलब सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस पकड़ेंगे। नेक्स्ट है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पिच। पिच शुड नॉट बी ग्रेटर दैन द मिनिमम ऑफ 75 mm और डायमीटर ऑफ कोर बाई 6। और मिनिमम पिच की वैल्यू, पिच शुड नॉट बी स्मॉलर दैन द मैक्सिमम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ हेलिकल रिइंफोर्समेंट यूज्ड और 25 mm। जहाँ पे 5H है उस बार का डाया जिस बार से हम लोगों ने हेलिकल रिइंफोर्समेंट को बनाया है। नेक्स्ट है कॉलम विद यूनिएक्सियल मूवमेंट। जब हमारे कॉलम पे यूनिएक्सियल मूवमेंट लग रहा होता है तो जो उसकी एनालिसिस होती है वो हम लोग मूवमेंट लोड इंटरेक्शन डायग्राम से करते हैं। जैसे मान लीजिए अब हम लोग जैसे मान लीजिए ये हमारा कॉलम है, इस पे हमारा लोड लग रहा है और मूवमेंट लग रहा है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे बनाना चाहें कि ई की सेंट्रिसिटी पे हमारा मूवमेंट लोड लग रहा है और उसकी वजह से ही मूवमेंट आ रहा है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, MU इक्वल टू PU इंटू ई। तो E जो है हमारा E इक्वल टू हो जाएगा MU अपॉन PU। एक तरह से क्या शो कर रहा है, E इज़ प्रोपोर्शनल टू द मूवमेंट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोड। जैसे जैसे हमारी सेंट्रिसिटी घटेगी हमारा एक्सियल कंप्रेशन बढ़ेगा, और जैसे जैसे हमारी एसेंट्रिसिटी बढ़ेगी हमारा जो बेंडिंग है कॉलम में वो डोमिनेट करेगी। अब देखिए जैसे मान लीजिए जैसे जैसे ये एक्सिस से दूर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो हमारा बेंडिंग है वो ज़्यादा होगी, लेकिन जैसे जैसे ये लोड एक्सिस के पास आएगा वैसे वैसे हमारा कंप्रेशन डोमिनेट होता चला जाएगा। इसकी एनालिसिस करने के लिए हम लोग लोड मूवमेंट इंटरेक्शन डायग्राम को यूज़, सबसे पहले हम लोग लोड मूवमेंट इंटरेक्शन डायग्राम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसकी एक्स एक्सिस पे हम लोग मूवमेंट को दिखाते हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग लोड को दिखाते हैं। इसका कर्व कुछ इस तरह से बनता है जहाँ पे ये कर्व जो होता है ये एक बाउंड्री को शो करता है लोड और मूवमेंट की, और इसके भीतर जितना भी इस बाउंड्री के भीतर जितने भी लोड और मूवमेंट आएंगे उसके लिए जो हमारा कॉलम है वो सेफ रहेगा। यहाँ तक कि इस बाउंड्री पे भी जो हमारा लोड और मूवमेंट की वैल्यू आएंगी उन सब के लिए भी हमारा कॉलम सेफ रहेगा। हालांकि वो मैक्सिमम लोड और मूवमेंट होगा लेकिन उसके लिए भी हमारा कॉलम सेफ रहेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग इस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ PU और MU यहाँ पे हमने ले लिया, तो यहाँ पे जो है हमारा कॉलम अनसेफ हो जाता है। फिगर में देखिए जैसे जैसे हमारा लोड बढ़ रहा है तो पहले तो MU बढ़ रहा है, पहले तो MU इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन एक लिमिट के पहुंचने के बाद अब हमारा लोड बढ़ रहा है। सेकंड रीजन में जैसे ही हम लोग पहुंचे, अब अगर हमारा लोड बढ़ रहा है तो अब हमारा MU घट रहा है, और एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद हमारा MU बिल्कुल 0 हो जाता है और PU मैक्सिमम पे पहुंच जाता है। ये जो कंडीशन होती है ये होती है डायरेक्ट एक्सियल लोड की कंडीशन, और यहाँ पे हमारा कोई भी मूवमेंट नहीं लग रहा होता है। लेकिन अगर हमने इसके बाद भी PU बढ़ाया तो हमारा मूवमेंट तो भले ही 0 होगा, लेकिन अब हमारा कॉलम इसके बाद क्रशिंग की वजह से टूट जाएगा। इस पॉइंट को बोला जाता है बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ फेलियर। यहाँ पे अब जो कंक्रीट सेक्शन है और जो स्टील सेक्शन है दोनों एक साथ फिल करते हैं सेम एज अ बीम। इससे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जैसे अगर PU घटता है तो हमारा MU बढ़ता है और हमारा कॉलम में टेंसाइल फेलियर होगा, मतलब एसेंट्रिसिटी बढ़ेगी। अगर हमारा PU बढ़ रहा है MU घट रहा है तो हमारे कॉलम में कंप्रेशन फेलियर होगा, हमारी एसेंट्रिसिटी घटेगी। जैसे देखिए जैसे स्ट्रेस की जो कंडीशन बनी P/A प्लस माइनस M/Z, हम लोगों ने इसको पहले इस फॉर्मूले को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, फिर भी हम लोग एक बार यहाँ देख लेते हैं कि ये लोड हमारे यहाँ लग रहा है।
तो ये लोड हमारा यहाँ पे कंप्रेशन में मदद कर रहा है। पहले तो इस तरफ तो यहाँ कंप्रेशन आ रहा है मूवमेंट की वजह से, तो यहाँ तो फेल नहीं करेगा पहले तो लेकिन यहाँ पे तब फेल करेगा जब एकदम ही हायर वैल्यू पहुँच जाएगी और जहाँ पे हमारा मटेरियल क्रश करने लगेगा। और यहाँ पे जो है हमारा P/A वो उस मूवमेंट को भी न्यूट्रलाइज़ कर रहा है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी जब हमारा टेंशन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि यहाँ पे टेंशन फेलियर भी हो सकता है। कभी कभी MU और PU इंटरेक्शन डायग्राम में यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं MU/FC के BD² और PU/FC के इंटू BD। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये दोनों चीज़ें सेम होती हैं और ये जो होते हैं ये चीज़ें होती हैं PU/FC के इंटू BD और MU/FC के BD², ये डायमेंशन लेस होते हैं दोनों ही। थैंक यू।